नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेकर आई जाती है। और ये जो सीरीज़ है ये प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर के द्वारा बनाई गई है। जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं आपके लिए, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स, इसके अलावा बैंक, पुलिस, रेलवे आदि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें हम जीएस का डिस्कशन करते हैं। और इसके अलावा अभी आपके लिए 9:30 बजे एक और सीरीज़ लेकर आई जा रही है, जिस सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। ईयरली करंट अफेयर्स जो है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो 9 बजे और 9:30 बजे रात को दोनों सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें। पढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्यारोहण हुआ था, यानी शिवाजी गद्दी पर कब बैठे। शिवाजी का सिंहासन, शिवाजी को राज्यारोहण का मतलब होता है उन्हें कब राजा घोषित किया गया। तो हम जानते हैं शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, इनका जन्म 1627 में होता है। 1656 में इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो जाके हुआ 1674 में। वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था 1674 में, और इन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जो राज्यारोहण हुआ वो कब हुआ, 1674 में। शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई। शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो शतरंज खेल की उत्पत्ति भारत में हुई। भारत से यह अरब और अरब से यूरोप पहुंचा, और उस समय से भारत में यह गुप्त काल में हुई थी। और गुप्त काल में शतरंज को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में शतरंज को चतुरंग नाम से जाना जाता था। तो शतरंज खेल की उत्पत्ति भारत में हुई। पंचतंत्र कब लिखा गया था, तो पंचतंत्र जो है यह भी गुप्त काल में लिखा गया था। देखिए, शतरंज खेल की उत्पत्ति भी गुप्त काल में हुई है, और पंचतंत्र जो है पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई। पंचतंत्र एक प्राचीन भारतीय कहानी संग्रह है जिसमें एक दूसरे से जुड़ी जानवरों की कहानियाँ हैं। यह गद्य तथा पद्य शैली में है। इसकी रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव थे। और यह किसके दरबारी कवि थे, तो जयदेव जो हैं बंगाल में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन देखेंगे 105वां क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह पाल वंश से संबंधित था, और इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा कराई गई। पाल वंश के समय विक्रमशिला बौद्ध अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था। बौद्ध अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा था, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई थी। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय के बाद में हुई है, उससे प्रेरणा लेकर हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है। अजंता, चित्तौड़, बादामी या एलोरा। तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा में स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर पत्थरों को काटकर बनाया हुआ भारत का प्राचीनतम हिंदू मंदिर है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इब्न बतूता किसके समय भारत आया, तो इब्न बतूता एक मोरक्को से आया हुआ निवासी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, क्वेश्चन पूछा गया है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली हम देखते हैं मध्यकालीन भारत में 5 प्रमुख वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और सबसे अंतिम थे लोधी। तो लोधी वंश की जो स्थापना थी बहलोल लोधी के द्वारा की गई। बहलोल लोधी एक अफगान सरदार था, और तैमूर के आक्रमण के पश्चात उसने पंजाब में अपने साम्राज्य का स्थापना की थी। उसने लोधी वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार अबुल फजल मारा गया।
इतिहासकार अबुल फजल जो है यह कब मारा गया? 109वां क्वेश्चन देखेंगे। तो यह किसके द्वारा मारा गया? बीर सिंह बुंदेला के द्वारा। बीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की गई। तो हम जानते हैं सिखों में जो लिपि है उसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है और यह लिपि गुरु अंगद के द्वारा प्रारंभ की गई। 111वां क्वेश्चन देखेंगे। कूका आंदोलन किसने चलाया? तो कूका आंदोलन पंजाब क्षेत्र में चलाया गया और यह गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया। गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया। हमने पहले गुरु राम सिंह, आंसर हो जाएगा बी, राम सिंह के द्वारा चलाया गया। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो वारेंद्र घोष अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। ये उस समय बंगाल में पड़ जाता था, जबकि अभी देखें तो कटक जो है उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। इन्होंने ICS की परीक्षा पास की और गांधी जी के आह्वान पर ये अपनी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए, 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। इसके अलावा इन्होंने 1939 में ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी स्वयं की पार्टी जो थी वो बना ली थी, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की सहायता लेकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और भारत में स्थित सरकार यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। आज़ाद हिंद फौज ने आंदोलन छेड़ दिया था। इन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारे दिए। भारत ने अपना प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की? भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में किया गया था और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्लानिंग है यह कहाँ से ली गई? तो रूस से। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 तक चली, जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित अन्य चीज़ों को प्राथमिकताएं दी गई। नव प्रवर्तन प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई। नव प्रवर्तन प्रयोगशाला की आधारशिला 115वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा TCS के द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा। 116वां क्वेश्चन देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना ने अपना ग्रोथ लक्ष्य हासिल किया? किस पंचवर्षीय योजना ने अपना ग्रोथ लक्ष्य हासिल किया? तो इनमें से 8वीं पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्ष्य हासिल किया था। 117वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय बचत स्कीम 92 कब समाप्त की गई? राष्ट्रीय बचत स्कीम जो है 92 यह 1 नवंबर 2001 को समाप्त की गई। काली मिट्टी बहुत उपयोगी है, कपास के लिए, चाय के लिए, गन्ने के लिए या मूंगफली के लिए? तो 118वां क्वेश्चन हम जानते हैं काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस मृदा का उद्गम स्रोत ज्वालामुखी है। इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है और काली मिट्टी दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। इसका निर्माण मुख्यतः लावा के द्वारा हुआ है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन जो है बॉम्बे हाई में होता है, जबकि विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस जो है रूस में उत्पन्न की जाती है। स्वाभिमान स्कीम संबंधित है, तो स्वाभिमान स्कीम जो है ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। इस योजना भारत सरकार का यह एक अभियान है जिसके उद्देश्य बड़े ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ना है। इसकी शुरुआत पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में सोनिया गांधी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान जो है यह रुड़की उत्तराखंड में स्थित है।
सूर्य के सबसे बाहरी सतह को कहाँ जाता है? सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की सबसे बाहरी सतह जो है कोरोना कहलाती है। कौन सा स्थल अवरुद्ध सागर है? 123वां क्वेश्चन, कौन सा स्थल जो है अवरुद्ध सागर है? तो आंसर होगा अरल सागर। अरल सागर जो है यह एक अवरुद्ध सागर है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों ही दर्रे हैं, ये तीनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक देखी थी, एक नाम हो जाता है मालिनी, मालिनी करके जो नाम है, इससे पता चलता है कि माना, लिपुलेख और नीति, ये तीनों ही दर्रे कहाँ स्थित हैं? तो ये तीनों ही जो दर्रे हैं यह उत्तराखंड में स्थित हैं। माना, लिपुलेख और नीति, मालिनी दर्रे जो हैं यह उत्तराखंड में स्थित हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो भारत में किस राज्य का किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। वाड़ सागर योजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, गंगा नदी, महानदी या भीमा नदी? तो बाढ़ सागर परियोजना जो है एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह मध्य प्रदेश में सोन नदी पर स्थित है। इसे सिंचाई व बिजली उत्पादन दोनों में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको या हैती? तो मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है और यह यूएसए में स्थित है। हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग होता है रक्तचाप में वृद्धि के लिए, रक्तचाप में कमी के लिए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 128वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग रक्तचाप में वृद्धि के लिए होता है। इसे उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। इसमें धमनियों में रक्तचाप लगातार बढ़ता जाता है। पालक पत्ता धनी है, अर्थात पालक पत्ते में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो पालक के पत्ते में सोडियम, लोहा, पोटेशियम और आयोडीन में से किसकी अधिकता पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा सी, लोहा। पालक के पत्ते में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 130वां क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। 131वां क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय या पेनक्रियाज से होता है। किससे होता है? पेनक्रियाज से। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? आप लोगों को बताना है पेनक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि है। देखिए, इंसुलिन का स्राव होता है पेनक्रियाज से यानी अग्नाशय से। पेनक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि है? आपने देखा वो अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं और कुछ होती हैं मिश्रित ग्रंथि। तो पेनक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि में आती है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स जो है यह विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी, कैल्शियम व फॉस्फेट की कमी से उत्पन्न होती है। इसके कारण हड्डियां मुलायम व कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम व फॉस्फेट का स्तर बनाए रखने में मदद करती है। जल में सर्वाधिक जहरीला प्रदूषक है। जल में सर्वाधिक जहरीला प्रदूषक कौन सा है? 133वां क्वेश्चन, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आर्सेनिक। जल में सर्वाधिक जहरीला प्रदूषक आर्सेनिक है। प्रचुर मात्रा में आर्सेनिक वाले पानी को लंबे समय तक पीने से आर्सेनिक विषाक्तता हो जाती है, जिससे कई गंभीर रोग होते हैं, जैसे स्किन कैंसर, त्वचा का रंग बदलना आदि। हाइड्रोफोबिया रोग का कारण है। तो हाइड्रोफोबिया विषाणु के कारण होता है, और ये किस विषाणु के कारण होता है? तो रेबीज के विषाणु के कारण। आंसर हो जाएगा विषाणु। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है, और इसमें जो विषाणु पाए जाते हैं उन विषाणु के द्वारा यानी रेबीज रोग के विषाणु के द्वारा मनुष्य में हाइड्रोफोबिया अर्थात जल से डर उत्पन्न हो जाता है। लाइकेंस संकेतक हैं। लाइकेंस किसके संकेतक हैं? तो लाइकेंस जो हैं यह
वायु प्रदूषण के संकेतक हैं। लाइकेन शैवाल से उत्पन्न होने वाला जीव है जो फफूंदी के रेशों में रहता है। पर्यावरण संकेतक के रूप में लाइकेन्स का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। यदि प्रदूषित वायु सल्फर डाइऑक्साइड से पूरी तरह दूषित है तो वहाँ पर लाइकेन्स उपस्थित नहीं रह सकते और इसी से भूकंप के आने का भी पता लग जाता है। वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, लाइकेन्स की कमी हो जाती है और इससे पता चलता है कि इस एरिया में भूकंप भी आ सकता है, तो इन्हें भूकंप का सूचक भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों? 136वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, सरसों। सरसों जो है रबी की फसल है, यह खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ फसलों को मानसून फसल भी कहा जाता है। यह वर्षा ऋतु के समय उगाई जाती हैं। मुख्य खरीफ फसलों में चावल, मक्का और कपास आते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी पशु है या सबसे बड़ा स्तनधारी है? तो अब देखेंगे सबसे बड़ा स्तनधारी हाथी, नीली व्हेल, ऊँट या आदमी, इनमें से कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी है नीली व्हेल जो समुद्र में पाई जाती है। मानव हृदय में पाए जाने वाले बाल्ब की संख्या है? तो मानव हृदय में पाए जाने वाले बाल्बों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में 4 प्रकार के बाल्ब पाए जाते हैं जो रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। इनके जो नाम हैं महाधमनी कपाट, मेट्रल कपाट, फुफ्फुसीय कपाट और त्रिकपर्दी कपाट। तो चारों के अलग अलग नाम होते हैं। मानव हृदय में 4 बाल्ब पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अगर इनके नाम देखे जाएं तो महाधमनी कपाट, मेट्रल कपाट, फुफ्फुसीय कपाट और त्रिकपर्दी कपाट। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मानव के हृदय की धड़कन 1 मिनट में धड़कती है। तो स्वस्थ मानव के हृदय की धड़कन जो है 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कती है। जबकि मानव स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह कितना होता है? 120 से लेकर 80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 और हृदय की धड़कन 72 होती है। रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है, यानी ब्लड की कमी किसके कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा Fe यानी फेरस अर्थात आयरन। चलिए देखेंगे, एनीमिया Fe की कमी के कारण होता है, इसे रक्तअल्पता भी कहते हैं। तो रक्तअल्पता किसे कहा जाता है? एनीमिया को रक्तअल्पता भी कहा जाता है और यह आयरन की कमी के कारण होता है। इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। गाजर अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का या विटामिन ई का? गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो गाजर जो है यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत होती हैं। 142वां क्वेश्चन, असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल का उदाहरण है तो सेब जो है यह असत्य फल का उदाहरण होता है। यह एक अनुषंगी फल है जिसे कई बार असत्य फल भी कहते हैं। इस तरह के फल में कुछ भाग अंडाशय के बजाय अंडक के बाह्य ऊतकों से बनता है। 143वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम लोकसभा का प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन था? 143वां क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन था? तो M.A. आयंगर। M.A. आयंगर जो है प्रथम लोकसभा का प्रथम डिप्टी स्पीकर था। एक 144वां क्वेश्चन, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए केंद्रीय सर्विस में विशेष प्रोविज़न है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए केंद्रीय सर्विस में विशेष प्रोविज़न किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो यह किया गया अनुच्छेद 336 के द्वारा। अगला, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, कबड्डी से, टेनिस से या हॉकी से? हमने करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स की क्लास भी दोस्तों आपके लिए आएगी 9:30 बजे। करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना ना भूलें। यह क्लासेस 9:30 से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इसमें।
तो अब से डेली आपके लिए रात को 9 बजे जीएस की क्लास और 9:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास अपलोड की जा रही है। तो इन क्लासेस से अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के प्रयास करें और इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। आप लोग इन्हें अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने ग्रुप्स में सेंड कर सकते हैं, जिससे बाकी लोग भी जुड़ें और आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाई जाती रहें। तो संतोष ट्रॉफी का जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा गया है, उसमें भी देखा था हमने इसे। तो आप देखेंगे आज की ही वीडियो में आपको संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पूछा गया संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और किस वजह से जाना जाता है। तो इस पर फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। 147वां क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है यह साहित्य से, विज्ञान से, संगीत से या फिल्म से। तो फिल्म से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म जगत से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है। अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वोच्च पुरस्कार जो है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। जबकि देखा जाए तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है, लेकिन यहाँ वीरता पुरस्कार पूछा गया है तो वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम जो है यह अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई। और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2014 के लिए किसे चुना गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2014 के लिए शशि कपूर, आंसर क्या हो जाएगा, शशि कपूर को चुना गया। दोस्तों इसके बाद करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।